ओके। हाँ, तो कहाँ तक पढ़ लिए थे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तक का यूनिट हो गया था। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आया था? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू एक्सीलरेशन इनवर्स। व्हाट एक्सेलरेशन? या एम्पियर एम्पियर इनवर्स। अच्छा, एम्पियर को लड़का एक्सेलरेशन कह रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग एज अ फंडामेंटल एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, एज अ फंडामेंटल यूनिट। तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे और फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे अगर किसी भी क्वांटिटी का यूनिट अगर लिखोगे तो उसका यूनिट बड़ा बड़ा आ जाता है। लेकिन अगर उसी को अगर शॉर्टकट करके अगर एसआई फॉर्म में अगर लिखते हैं तो थोड़ा शॉर्ट आ जाता है। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट आपने निकाला था एसआई फॉर्म में, एसआई फॉर्म में वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर एम्पियर इनवर्स, ठीक। लेकिन इसी रेजिस्टेंस का यूनिट आप जब हाँ, ये वोल्ट पर एम्पियर भी एसआई यूनिट है और ये जो आपने निकाला है एज अ फंडामेंटल वो भी एसआई यूनिट ही है, बशर्ते वोल्ट पर एम्पियर को हम लिख क्या देते हैं? 1 ओम। वोल्ट पर एम्पियर को हम लिख क्या देते हैं? 1 ओम। तो ये चीजें हम लोगों के पास मतलब एक प्रोस्पेक्टिव प्रोसेस होता है जो किसी भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी कर देता है ना। जैसे हम जानते हैं कि एक कूलम चार्ज को अगर किसी कंडक्टर से अगर फ्लो कराने में एक एंड से दूसरे एंड तक अगर एक तो करंट को कितना एम्पियर मानेंगे? 1 एम्पियर मानेंगे, ठीक। अगर 1 एम्पियर का करंट, ठीक, अगर 1 सेकंड में अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर फ्लो होके चला जाता है तो फिर चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा? 1 कूलम हुआ होगा। ये कुछ प्रोस्पेक्टिव बातें हैं जो आप क्या करते हो, जानते भी हो एज अ रिलेटिव क्वांटिटीज, ठीक। तो यही आगे बताइए क्या पढ़ाना था? आगे कौन सा है जो मैंने लिखवाया था आपको? EFI। EFI का टोटल नाम है यानी पूरा नाम है, चाहता हूँ बोर्ड पे बीच में राइट। टोटल नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक। स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी दोनों सेम चीजें होता है। इसे शॉर्टकट में हम EFI कहते हैं, EFI कहते हैं, या तो शॉर्टकट में से ई वेक्टर। वेक्टर कहने का मतलब वेक्टर होगा, मतलब इसके ऊपर एरो लगा देने का सीधा सा मतलब है कि क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर है। यहाँ तक जान रहे हो? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको यूनिट लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट एक्चुअल में क्या होगा। देखिए, हम पर यूनिट एंड मेजरमेंट रहे हैं तो हमें केवल और केवल क्वांटिटी के यूनिट और उसके डायमेंशन से मतलब है, अगर हम डायमेंशन पढ़ेंगे तब। हाँ, क्वांटिटीज एक्चुअल में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वो होता क्या है, वो यहाँ समझना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आपको यूनिट निकालने से पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देते हैं ताकि आपके समझ में पूरी पूरी आसानी से आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट एक्चुअल क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट अगर आप लिख रहे हो तो पहले ये पता हो जाना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है ना, तभी तो उसका रिलेशन पता चलेंगे। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में किसी भी चार्ज के अपने रीजन में या अपने सराउंड में फोर्स अप्लाइड करने का एक प्रोसेस है। ध्यान से समझिए, जैसे कोई पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ध्यान से समझिए। राइट, चार्ज कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह से। 10th में पढ़े हो आप? एक तो नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। तो मतलब चार्ज पार्टिकल है ना, वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है। ये हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 12th में। आपने 10th में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, कि कोई भी बिंदु आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है ना। विद्युत क्षेत्र बनाता है, हिंदी में नहीं पढ़ा था आपने? है ना। तो बस वही चीजें हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई धनात्मक आवेश है, तो हर एक धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एक एरिया क्रिएट करता है, एक रीजन क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं उसका फील्ड।
उसका फील्ड। तो ये चार्ज ना अपने चारों तरफ क्या कर रखा है, फील्ड जनरेट कर रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ई का फॉर्मूले क्या होना चाहिए, तो देखिए बच्चा, ये जो पॉइंट है ना, कहाँ तक फील्ड जनरेट कर सकता है, इन्फिनिटी तक कर सकता है, अनंत तक कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर 1 कूलम्ब का चार्ज हूँ तो केवल और केवल पकड़ी तक ही मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ या फील्ड बना सकता हूँ, या मैं उधर नरमा तक ही बना सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है। हम इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। हमारी कमजोरी हो। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भले ही हमारा फील्ड क्या हो, कमजोर हो, लेकिन हम बना इन्फिनिटी तक सकते हैं, है ना। बिल्कुल, इतनी कैपेबिलिटी होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का। बात समझ रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। अब ये वाला पॉइंट चार्ज ना यहाँ तक अपना फील्ड बना रखा होगा, मान लीजिए, तो यहाँ तक इसने अपना फील्ड बना रखा है, तो ये यहाँ तक फोर्स लगा रखा है। फील्ड बनाना मतलब क्या, फोर्स लगाना। उस पॉइंट तक फोर्स लगाना। जैसे मैं चार्ज हूँ और मेरा फील्ड आप तक है, मतलब मैं आप तक फोर्स लगाया हूँ, तभी तो फील्ड वहां तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, राइट। हाँ, किसी भी चार्ज के कारण कहाँ तक फोर्स लग रहा है, वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स किसके कारण लगेगा, चार्ज के कारण। तो किसी भी चार्ज के कारण कहाँ तक फोर्स लग रहा है, उसको अगर समझने की कोशिश अगर हम करें तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। यानी भैया इस पॉइंट चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब यहाँ पर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है किसके कारण, चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। तो अब इसका यूनिट लिख लोगे, लिख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट लिख लीजिए। स्टूलवा लेकर स्टूलवा ले आइए, क्लास पढ़ा अभी क्लास में, तो वहाँ पर सारी शास्त्री थी, हम लोग को आराम से पढ़ाए, बगल में ऑफिस है, पहले तो 2 बैच पढ़ाते रहते, फिर बैठने को फुर्सत नहीं मिलता, जल्दी क्लास में जल्दी जल्दी लिखते हैं, घर पे आराम आराम से लिखते हैं, फटाफट निकाल नहीं था तब तो चलेगा ना। चार्ज का क्या होगा यूनिट, न्यूटन, चार्ज का न्यूटन, हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन एक्चुअल में क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन लिखते क्या है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स मतलब फोर्स का यूनिट कौन सा है, न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो न्यूटन को एन से लिख लेते हैं या टोटल नाम लिख लिया, न्यूटन, ठीक है। और चार्ज का यूनिट कौन है, कूलम्ब, कूलम्ब है ना, कूलम्ब, कूलम्ब। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलम्ब को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या निकल के आया, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर मेजर करना है तो किस में कीजिएगा, न्यूटन पर कूलम्ब में कीजिएगा। इसी न्यूटन पर कूलम्ब को यहाँ पर लिख देते हम न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, है ना, या इसी को अगर हम इसी को लिख देते 1 न्यूटन इनवर्स कूलम्ब, न्यूटनों का मान। हाँ बिल्कुल, तो ये चीजें समझ में आ गई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो न्यूटन पर कूलम्ब है और ये सबसे फेमस यूनिट है।
तो +2 में जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को न्यूटन पर कूलम्ब में मेजर करना है। अब ऐसा नहीं कि उस वक्त यूनिट पता न रहे और जब लिख दो उस वक्त दिमाग खराब हो जाए कि सर ये न्यूटन पर कूलम्ब काला लिख दिए। तो जो लोग ना पढ़ के आया रहता है उसको ऐसा ही लगता रहता है कि सर ये न्यूटन पर कूलम्ब कैसे, तो उसको ये बताया जाता है कि भैया 11वीं में पढ़ना था ना, तो यही वो दिन है जब हम आपको +2 में बोलेंगे। तो बहुत ऐसे लोग रहेंगे, बहुत ऐसे आत्माएं रहेंगे जिन्हें ये सब चीजें नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया न्यूटन पर कूलम्ब वाला, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स को क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल, ठीक है। और चार्ज मतलब ये चार्ज है, तो चार्ज का क्या लिखते हैं, कूलम्ब। कूलम्ब तो हो गया एसआई, फंडामेंट, अब ये भी तो ऐसा ही है, लेकिन इसको अगर एज अ फंडामेंटल लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड, सेकंड याद आया, कल पढ़े थे ना शायद। ठीक, अब दोनों को चिपका दीजिए भाई, क्या एम्पियर सेकंड, तो क्या आ जाएगा, अगर इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकंड -2 सेकेंड 2 इनवर्स ए इनवर्स एस इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकेंड -3 और एम्पियर इनवर्स, यही ये भी क्या हो गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। क्या बातें समझ में आई, दोनों दोनों। इसको सॉल्व करें और इससे सॉल्व करके देखना, क्या दिक्कत है वो पूछना। जितनी प्रॉब्लम करेंगे उतने फायदे में रहेंगे, तो प्रॉब्लम करने में पीछे नहीं रहना। जितने सारे HC वर्मा में एनसीईआरटी में जितने सारे क्वांटिटीज है सभी का यूनिट लिखिए, है ना, जितनी गलती कर सकते हैं उतना करके हमसे पूछिए। HC वर्मा में यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में और एनसीईआरटी में जो भी समस्याएं आपको आती हैं या कहीं के किसी भी क्वांटिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, छोड़िएगा नहीं। और पढ़ ही रहे हो, जब भीड़ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। ठीक है, हो गया। आगे कौन सा है बच्चा जो मैंने लिखवा दिए थे, क्या है, जेड टॉर्क, जेड नहीं वो टाउ है, जी हाँ, जेड नहीं टाउ है, टाउ। वो थोड़ी ना पोटेंशियल डिफरेंस का, इसके बाद भी एक है, मतलब टाउ के बाद, ओके, टाउ को टॉर्क कहते हैं ना। टॉर्क, टॉर्क, ये टॉर्क क्या है, थोड़ा नया नाम है ना, टॉर्क आपके लिए क्या है, नया नाम है। तो होता क्या है, देखिए बच्चा, तो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फोर्स की, सब लोग जानते हो। लेकिन कोई बॉडी लगातार एक्सेलरेटेड ही रहे, वो रुके ना, तो इसके लिए जरूरत पड़ता है टॉर्क का, है ना। हम कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल 3 लोगों को बिठाकर आसानी से चल सकता है, जेसीबी जिसको हम कहते हैं लोडर, वो लोडर माटी को आसानी से खन सकता है, पेड़ को आसानी से गिरा सकता है, मतलब उसकी इंजन उसको पावर देता है ना। तो पावर देता है तो भैया वो फोर्स अप्लाई करता होगा, और फोर्स अप्लाई करता है मतलब वो टॉर्क जनरेट करता होगा।
हम अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहे हैं तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है ना? तो फोर्स लग रहा है तो एक जगह से चल के हम दूसरे जगह तक जा रहे हैं, ठीक? तो हमारे अंदर टॉर्क भी जनरेट होता होगा। एक सर के ऊपर जो पंखा लगा है, शायद नहीं लगा है, पता नहीं कहाँ चल गया। वो पंखा जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर देंगे यानी इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स देने के कारण क्या करना शुरू करेगा? मूव करना शुरू करेगा, तो मूव करना शुरू करेगा तो फोर्स तो रिक्वायर्ड है उसे मूव कराने में, लेकिन वो मूव करते ही रहे, कंटिन्यूअसली क्या करते रहे? मूव करते ही रहे और कहाँ तक मूव करता रहेगा, इसके लिए कौन रिक्वायर्ड है? टॉर्क रिक्वायर्ड है। तो टॉर्क एक्चुअल में होता है फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। टॉर्क के बारे में हम +2 में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छी बातें। हाँ, टॉर्क 11th में भी पढ़ना है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना? ये एंगल डिपेंडेंट होता है। तो भैया यहाँ पर कभी कभार देखोगे ना तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखा रहेगा RF साइन थीटा। क्या लिखा रहेगा? RF साइन थीटा, RF साइन थीटा। ये है वेक्टर। कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटीज में ये वेक्टर है। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है इसके फॉर्मूला। एक्चुअली फोर्स इंटू डिस्टेंस का मतलब क्या? कोई भी बॉडी पे फोर्स कितना दूर तक लगा, यही उसकी क्या है? टॉर्क है ना? मैं यहाँ से आपको ठेल ठेल के पकड़ी तक ले जाऊं, है ना? तो आपको यहाँ से ले सॉरी मैं आपको यहाँ से पकड़ी तक ठेल ठेल कर ले गया, तो लगातार फोर्स लगाया और आप यहाँ से वहां तक चले गए, तो ये आपकी क्या है? टॉर्क है। बात समझ रहे हैं? तो टॉर्क एंगल डिपेंडेंट होता है। तो जहां भी आप टॉर्क का फॉर्मूला देखिए वहां पर RF साइन थीटा रहेगा, है ना? हम RF साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं। साइन थीटा लिखेंगे भी तो साइन थीटा तो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका तो यूनिट आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो हम लिख सकते हैं इसको F इंटू R। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R। लिख लो फटाफट। अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी यूनिट क्या निकल के आएगा? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ठीक है, ISP संतोष भाई आया? न्यूटन मीटर। टॉर्क को मेजर करना है न्यूटन मीटर में, फोर्स को मेजर करना है ओनली न्यूटन में, डिस्टेंस को मेजर करना है ओनली मीटर में। लेकिन अगर भैया टॉर्क को मेजर करना है तो दोनों को साथ में लाना पड़ता है। हाँ, तो अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और ये R तो डिस्टेंस है, तो इसका क्या है? मीटर। तो यूनिट ऑफ टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसी को एज अ फंडामेंटल अगर लिखना चाहे तो एज अ फंडामेंटल क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू FR है ना? F क्या है? फोर्स है, और R क्या है? डिस्टेंस है। तो क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या आ गया? kg मीटर का स्क्वायर सेकंड टू इनवर्स। तो ये हो गया यूनिट ऑफ टाउ एज अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इसको अच्छे से नोट करिए ISP। जल्दी जल्दी नोट करिए। ओके, आगे भी कुछ है क्या? क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का तो कल लिख ही दिया था मैंने। रेजिस्टेंस को लिखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड था ना, तो उसमें लिखे थे ना वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या उसके आए थे फॉर्मूले? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था? वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जो उसके ऊपर वर्क होता है उसी का रेशियो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। भूल गए? ISP कल पढ़ाया था मैंने ये चीज, याद है आपको? भूल गए? चलिए, तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड।
और वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। देयर आर टू कोर डिफरेंस बिटवीन हियर। ध्यान दीजिए, अगर आप फोर्स अपॉन अगर चार्ज कर रहे हैं तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। लेकिन अगर इसी फोर्स को, सॉरी, इसी चार्ज के ऊपर अगर वर्क हो जाए, इसी चार्ज के ऊपर क्या हो जाए? वर्क हो जाए, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ रहे हैं? ये पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी मैंने कल सुना दिया था। बात समझ रहे हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल क्या होता है? किसी भी पॉइंट चार्ज को उठा के, यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जो कार्य होता है, उसी का रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल का यूनिट कैसे लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मींस चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत अलग अलग तरीका में लिखा रहता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है? जो एनर्जी का होता है, जो टॉर्क का होता है। क्या बोल दी मैंने? टॉर्क का भी क्या वही होता है? तो देखो ना भैया, एनर्जी और वर्क के बराबर ही तो आया है। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू इनवर्स, ये तो वर्क का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, और यही टॉर्क का भी हो गया। हो जाया? तो वर्क की जगह पे टॉर्क का यूनिट लिख दो। आ रहा है कुछ समझ में? पलट उलट के देखना कॉपी को 2-3 दिन पहले, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यार कुछ तो बड़ा सिमिलर हो जाता है ना। तो क्या लिखे यहाँ पर हम? पहले तो लिख देते हैं वर्क का क्या होता है? जूल। वर्क का क्या होता है? जूल। हाँ, जूल। और इसका चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम। तो इसका ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम, है ना। तो भैया हो गया यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। एक तो ये तरीका है अच्छा सा साधारण याद करने वाला, मतलब इजीली याद रखने के लिए, जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स। जूल कूलम इनवर्स, तो आप जब मेजर करिएगा तो जूल पर कूलम में ही कीजिएगा। लेकिन एज अ फंडामेंटल अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा भैया लंबा चौड़ा पड़ेगा ये। तो क्या पड़ जाएगा वो? एज अ फंडामेंटल केजी मीटर स्क्वायर सेकंड एज अ फंडामेंटल वर्क को हम लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू इनवर्स बाई, ये क्या है? चार्ज सेकंड एम्पियर सेकंड। तो क्या लिख दे इस बेचारे को? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड 3 इनवर्स और एम्पियर का इनवर्स। यही हो गया ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल। नोट करिए इसको अच्छे से। ओके, हो गया। तो कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो मैं आपको मतलब बता देना चाहूंगा। तो लिखा जाए क्वेश्चन, सबके हो गए। मतलब कल का जो क्वेश्चन था वो वाला तो हो गया, कल पढ़ा रहा था, बाद बीच में कुछ छूट गए थे क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। ओके, लिखे जाए क्वेश्चन। और कैलकुलेट 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 यूनिट calculate unit of the following quantities. Calculate unit of the following quantities. Of the following quantities. Of the following quantities. है ना?
ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ओके, तो कुछ क्वांटिटीज आपको गिवन है जिसके आपको क्या लिखने हैं, ठीक, ध्यान दीजिए वो कौन कौन से क्वांटिटीज आपको गिवन है। तो गिवन है क्वांटिटीज, पहले बहुत ही इजी है, तो बड़ा बड़ा नहीं है। पहला गिवन है आपको डेंसिटी, राइट, और रो से बेचारे को डिपेंड करते हैं, रो से डिपेंड कर मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। दूसरा आप लिख लीजिए डेंसिटी के बाद लिख लीजिए प्रेशर, है ना, प्रेशर को बेचारे को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रो और पी एक जैसा लग रहा होगा आपको। और प्रेशर के बाद आप लिख लीजिए पावर, पावर को भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा भी लिख लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी, बेचारे को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या तो के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे भी करना है कर लीजिए। और एक और लास्ट वन 5 का निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पे चले जाएंगे। और बाकी अब बैठ के निकालते रहिएगा, आप मत छोड़िएगा, अभी बहुत सारे क्वांटिटीज बचे हुए हैं, लगभग 100 के 100 से भी ज्यादा आप निकालिएगा, और बाकी जो ना बनेगा वो हमसे आप पूछिएगा, ठीक है। तो एक और लिख लीजिए इसमें, पोटेंशियल एनर्जी, क्या एनर्जी का ही यूनिट काइनेटिक एनर्जी का होता है, क्या एनर्जी का ही पोटेंशियल एनर्जी का होता है, या सबका यूनिट अलग अलग है, ये देखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, राइट, बाकी सब मिलजुल के बनाना है ना, छोड़ना मत, कोई मत छोड़िएगा कि चलो कोई नहीं अब तो आगे हम निकल गए तो तू भी आगे निकल जा, बाकी सब मिलजुल के आज ही बना लीजिएगा। और बाकी मैं ग्रुप में आपको सेंड भी कर दूंगा, बाकी मैं टीवी भी आपको दे दूंगा। कोई काम बिल्कुल पुराना नहीं होना चाहिए, सबको अपना कंटिन्यू करते चलिए। अभी कहीं जाना भी नहीं है, कहीं घूमना भी नहीं है, क्योंकि समय थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा, कोरोना पेंडेमिक है। ओके, एक एक करके सबका यूनिट लिख दिया जाए। हाँ, कभी कभार ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 2-4 यूनिट दे दिया, सॉरी 2-4 क्वांटिटी दे दिया रहेगा, बोलेगा उसका यूनिट लिखने के लिए, ठीक है, बिल्कुल। ओके, पहला कौन सा है, डेंसिटी, पहला कौन सा है, डेंसिटी, राइट, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, क्या आप डेंसिटी सुने हो कभी, क्या सुने हो, हाँ, कौन कहता है ना, डेंसिटी, इसकी हिंदी मैं बता देता हूँ, घनत्व, ना सुने थे, क्या होता है ये, ओके, एक गिलास पानी पिला सकते हैं, उससे समझाऊंगा डेंसिटी, गिलास में पानी आने दीजिए, सो पी भी लूंगा, आपको डेंसिटी भी समझ में आ जाएगा, है ना, इस पे ना बोल रहे क्या बात, पर आराम आराम से पढ़ रहे हैं ना हम सब, और जब भी बैच चलता है तो बी कुमार के बैच में पत्नी बोल भी नहीं करता आदमी, सही नहीं दिखता, है ना, बाकी तो और टीचर को लूट देता है सब लोग, क्या संतोष भाई जी, बोला बोला के मर जाओगे, लेकिन लड़का बोलने का नाम है, कहाँ पे, छोटा सा है भाई बाहर, वो तो छोटे छोटे सांप से क्या ले होंगे, है ना है ना, भाग जा सांप देवता, जहां मर्जी वहां दिख जाता है, अभी जहीं तहीं दिख रहा,
कल दवा भी छिड़काव करवाया था, मोटे मोटे भी आ रहे थे, वही तो बोल रहा था। हाँ, मोटा था। कहाँ पे? उधर मोटा आया हुआ है। कहाँ पे चल रहा था? बेड पे। कौन बेड पे? कौन सा सांप? हरा। अरे बाबा। और उधर मोटा सा आया था, कोना। बहुत मोटा। काला। अरे दादा, तो मार यार, तो एकदम डसने का तो मर जाएगा इंसान, वैसे वाला था। तो कल दवा का छिड़काव करवाया शाम में, लेकिन फिर भी आ रहा। दवा का कोई असर नहीं। दवा का असर ही नहीं भाई सही में। मच्छर वाला दवा। जंगल नहीं आता था, अभी बरसात का और गर्मी बढ़ रहा है ना, इसके कारण। ध्यान से समझिए, ये गिलास है, ये गिलास है। अगर इसका वॉल्यूम अगर फाइंड करना हो तो क्या करोगे? हाँ हाँ, क्या करोगे? क्या करोगे? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हो? बे, वॉल्यूम क्षेत्रफल क्या है? ये वॉल्यूम क्षेत्रफल बाहरी पूरा। हाँ हाँ, बिल्कुल दिमाग लगा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता दिमाग लगाने में, लगाओ। आईएसपी। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी सरफेस का या किसी भी फिगर का उसका हाइट क्या है, उसका विड्थ क्या है, और उसका 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 क्या ऊंचाई, मतलब उसका हाइट क्या है, राइट, उसका विड्थ क्या है, और उसकी लेंथ क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और ऊंचाई कितनी है, सब तीनों को एक साथ गुना कर देते हैं तो क्या आ जाता है? किसी भी फिगर का वॉल्यूम आ जाता है। तो इस गिलास का कितना हाइट है, कितना लेंथ है, और कितना विड्थ है, अगर इस तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस फिगर का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये तो बातें वॉल्यूम की हुई। सर हम तो समझ रहे डेंसिटी, तो आप डेंसिटी समझाओ, का वॉल्यूम समझाने में लग गए। तो भैया, अगर आपको डेंसिटी को समझना है तो वॉल्यूम को समझते हुए जाना होगा। अब ध्यान दीजिए, इस ग्लास का क्या मतलब क्या वॉल्यूम है, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके हाइट के मापो, इसको लेंथ को मापो, और इसके विड्थ को, मतलब इसकी चौड़ाई को मापो, और मापने के बाद क्या करो? सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो पता चलेगा कि ये गिलास का वॉल्यूम है, राइट। अब इस गिलास के अंदर में मैंने लगभग आधा गिलास पानी रखा है। क्या कर रखा है? आधा गिलास, लगभग आधा गिलास पानी है, जो मैं क्या कर चुका हूँ? रख चुका हूँ। ये इस पानी का मास है। क्या इस वॉल्यूम के अंदर में, अब गिलास को गिलास नहीं कहते, अब इस गिलास को मैं वॉल्यूम कहता हूँ, क्या ये वॉल्यूम है? अब कुछ है। तो इस वॉल्यूम के अंदर में हम कुछ मास डाल चुके हैं पानी के फॉर्म में, ठीक। तो भैया, इस वॉल्यूम के ऊपर जो, या इस वॉल्यूम के अंदर में जो मैंने मास को डाल दिया, अभी दोनों पार्टिसिपेट कर गया। ये वॉल्यूम और मास आपस में क्या कर गया? पार्टिसिपेट कर गया। तो किसी भी वॉल्यूम में आप जितनी कोई मास रख दो, राइट, ये दोनों का रेशियो डेंसिटी होता है। मतलब डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी वॉल्यूम में या किसी भी वॉल्यूम का कितना मास है, इसी का रेशियो क्या है? डेंसिटी है। दिख गया? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बातें समझ में आ गई? मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी। हाँ, तो डेंसिटी, अब इसका यूनिट लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या आएगा इसका यूनिट? वॉल्यूम का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो निकालो ना फटाफट, क्या आ जाएगा? अभी भी मेरे को सोचना, इतने आगे बढ़ गए। केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, बेहुदा अच्छा। वॉल्यूम है तो उसका तो उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो मीटर क्या है? मीटर तो किसी एक के लिए होगा। अब तीन साथ में तो मीटर का क्यों ना बे। अब देख ले, पता चलेगा कितने बड़े बड़े यूनिट, इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे, इतने खतरनाक यूनिट पढ़ के लड़का को वॉल्यूम का यूनिट लिखने में गलती हो रहा है। इसे क्या पता चलता है कि थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, पता क्या चलेगा? लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का क्या होगा यूनिट, ये सब तो आप जानते ही हो और अच्छे से लिख सकते हो, तो थोड़ी ना बाघ मारना है। क्या आएगा? पहले का हम लिख रहे हैं डेंसिटी,
इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? केजी केजी। और वॉल्यूम का मीटर मीटर क्यूब। तो मास जी और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट आ गया केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसी को लिखोगे कैसे? केजी मीटर क्यूब इनवर्स। यही हो गया यूनिट ऑफ रो, यानी यूनिट ऑफ डेंसिटी। दिख रहा? यही तो है केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब व्हाट? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा? इसका भी मीटर, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर। तो इसका क्या आएगा? मीटर क्यूब। ये भी बताने पड़ते हैं यार। फिर एरिया का क्या होगा? स्क्वायर मीटर मीटर का स्क्वायर, क्योंकि उसके पास लेंथ होता है और विड्थ होता है। ठीक, तो पहले का निकल गया, आ गया केजी पर मीटर क्यूब। का पास्कल। दूसरा है प्रेशर, पास्कल नहीं बे, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का नाम सुनिए भैया, बड़ा प्रेशर बन रहा लो। दाब दाब। हम तो बड़ा दबाव फील कर रहा थी। ऐसा कहानी से बोलते हो ना भैया दोस्तों में, है ना? मैट्रिक की परीक्षा आ गए, है ना? बड़ा प्रेशर में छिए, अभी कहीं घूमे उमे ना जा सके छी। संतोष भाई जी ऐसे कुछ होते हैं ना, ऐसा बोलते हो प्रेशर व्हाट? क्या होता है प्रेशर? क्या आप जानते हो व्हाट इज प्रेशर? क्या होता है ये प्रेशर? हाँ, हाँ बिल्कुल बताओ हिंदी में क्या। फिर आप इंग्लिश में आप समझ लेंगे। बल को प्रेशर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर कहते हैं। भैया किसी भी क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, यही क्या है? प्रेशर। यही क्या है? प्रेशर है। ध्यान दो। तो जितना छोटा क्षेत्रफल उतना ज्यादा लगेगा। हाँ, पढ़े थे ना बचपन में, पढ़ाया था मैंने बहुत ज्यादा, मैं ही पढ़ाया था, है ना? कि अगर क्षेत्रफल अगर बहुत कम रहा तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब एरिया जितना कमता जाएगा प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, प्रेशर जितना कमता जाएगा एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा। ऐसी कुछ बातें थी वो जो मैंने बताया था, वो सब मंत्र यहाँ पर छोड़ने नहीं है। वो सब मंत्र देने की जरूरत नहीं है, केवल हम प्रेशर को समझेंगे। जिस दिन प्रेशर को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसकी कि क्या क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर। ध्यान से समझिए, आइए निशान। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? जैसे ध्यान दीजिए, ये है कोई बॉडी, कोई इतना बड़ा मोटा है ये, है ना? दूसरा गिलास ही सही है। इस गिलास को ध्यान से देखिए, ये गिलास है, ठीक? अब इस गिलास के इस गिलास के इस वाले पॉइंट को मैंने वाले पॉइंट को पुश किया, इस वाले पॉइंट को, ठीक? इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को क्या किया? पुश किया, मतलब हमने दबाया, मतलब फोर्स लगाया। तो इस गिलास के बहुत सारा एरिया है, ये भी तो सब के सब एरिया ही है। अब देखो बेचारे पे वॉल्यूम भी समझे तब एरिया भी समझ रहे। इस गिलास के पास ज्यादा सा एरिया है, लेकिन हमने इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ही क्या कर रखा है? पुश कर रखा है, मतलब इसी दोनों पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है। तो भैया ये जो जहाँ पे मेरी उंगली चपे हुए हैं और ये जो मेरे उंगली चपे हुए हैं, क्या मैंने कुछ एरिया कवर किया है? जी, ऑफकोर्स मैंने कुछ एरिया कवर किया है। तो इस दोनों एरिया पे, यानी इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, यही हमारा क्या है? प्रेशर है, राइट? जितना कम एरिया उतना ही ज्यादा प्रेशर। ये सब बचपन में पढ़े थे, ठीक है? तो प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी एरिया पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो, यही क्या है? प्रेशर है। तो फोर्स अपॉन एरिया, राइट? फोर्स का क्या होगा यूनिट? न्यूटन। न्यूटन। अच्छा, और एरिया का? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर, अरे इस पे ना आ रहा लगता हमको, आ रहा है ना भाई? हाँ, तो फोर्स का यूनिट कौन होता है? न्यूटन। हाँ, और एरिया का क्या? मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, इसी को लिख देते हैं न्यूटन मीटर टू इनवर्स, है ना? ये यूनिट ऑफ प्रेशर स्केलर है। हाँ, एज ए फॉर्म ऑफ फंडामेंटल, एज a form of fundamental। निकाल के बताइए फटाफट। क्या आ जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो इसके यूनिट है।
ये ऐसा यूनिट है, और भैया आप जो लिखेंगे वो भी ऐसा यूनिट ही आएगा, लेकिन एक फंडामेंटल के बेस पे होगा और एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे होगा। तो भैया बताइए, बताया जाए। और न्यूटन को क्या लिखोगे? न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या पर सेकेंड का स्क्वायर, तो इसी को डायरेक्ट लिख देता हूँ सेकेंड टू इनवर्स, लिखना सही है भाई। क्या मीटर का स्क्वायर, तो अब भैया मीटर के स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो केजी मीटर सेकेंड टू इनवर्स, और मीटर टू भैया ऊपर गया तो मीटर का टू इनवर्स, तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर माइनस वन, मतलब मीटर इनवर्स, माइनस का टू, ये प्लस का वन, फिर से आ जाएगा माइनस का वन, तो क्या आ जाएगा? सेकेंड बराबर। क्यों ऐसे बोल रहा? मीटर इनवर्स है। ये हो गया यूनिट ऑफ पी एज अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल। यूनिट ऑफ पी यानी प्रेशर, पी यहाँ पर प्रेशर है, इसको अच्छे से नोट करिए आईएसपी। तो इसके भी निकल गए, इसके भी निकल गए। क्या हुआ, कुछ गलती कर गए? अब क्या है? पावर का क्या करोगे? हमारे पास तो बड़ा पावर हो, तो हिम्मत तो कुछ कर लेवे थे, करके देखा। बहुत बोलते थे ना, और सुपर भी लीजिए क्या। हमारा टोला में हमारा 10 सामान है, तो हिम्मत तो कुछ बोले के, साले पावर हमारे पास बहुत है। लाठी लाठी लाठी, उसको हम लोग गाँव देहात में कहते हैं लाठी। ISP, you have many of लाठी। हाँ, उसके पास मोर लाठी है अकॉर्डिंग टू अनदर। तो बताइए, लाठी इज नोन एज पावर। यहाँ पे आज हम लोग लाठी को पावर नाम देंगे, और इस पावर का यूनिट यानी लाठी का यूनिट लिखेंगे। लाठी तो फिजिकल है ये नहीं है ना, अफसोस की बात। लाठी फिजिकल है ये नहीं है, और ये सामान फिजिकल ही नहीं है। फिजिकल है कौन? वो सामान के अंदर का पावर। तो पावर को कैसे लिखेंगे? संतोष जी, ध्यान दिया जाए, संतोषी जी। तो संतोष यादव कौन थे भारत के, आप बताइए तो। किसी को संतोष यादव के बारे में पता है? संतोष यादव पढ़िए लिखिए, अब ज्यादा फायदे में रहिएगा, है ना। जितने पढ़ोगे उतने फायदे में रहोगे। पढ़ लिख के मजदूर बन जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो पढ़ाई इतना शिद्दत से करिए कि कुछ ना कुछ हो जाए। वैसे नहीं कि पढ़ाई इतना बेवकूफ़ी करके करिए कि पता चले कि पढ़ल लिखल मजदूर है। जीवन में सबसे पीड़ादायक बात है ये, और सबसे पीड़ादायक सीन होगा। पढ़ल लिखल मजदूर है, मजदूरी बनना था तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत। और मजदूर भी कई तरह के होते हैं। एक तो हमारे यहाँ के, हम लोगों के दृश्य देखा गया मजदूर, है ना। तो अपने यहाँ ना बच्चे लोग पढ़ लिख कर मजदूर बन रहे हैं, बड़ा खुशी की बात है कि हम लोग जैसे लोग यहीं पे रह जाते हैं और बच्चे मजदूर शौक से बन रहे हैं। भैया पढ़ के कुछ जिंदगी को बदलना तो पड़ेगा ही ना बदलोगे तो जैसे दंस हजारों करोड़ों युगों युगों से झेल रहे थे तो चलते रहेंगे। टेंडेंसी को मेंटेन करना है, जब फॉर्म ऑफ इनर्शिया। फिजिक्स में पढ़ाएंगे हम आपको, जब फोर्स शुरू करेंगे तो इनर्शिया पढ़ाएंगे, कैसे व्यक्ति या वस्तु अपने टेंडेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो अपने यहाँ भी ना गरीबी को मेंटेन करके रखा जा रहा है ना, लाचारी को, बेरोजगारी को, अशिक्षा को, दुख को क्या किया जा रहा है, मेंटेन करके रखा जा रहा है। उसके स्टेट को चेंज करने का मन नहीं करता। अब न्यूटन बाबू भी तो यही कह के गए ना कि किसी भी बॉडी का मन नहीं होता अपने स्टेट को चेंज करना। सर्वा चेंज तो हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो गरीबी पर कोई फोर्स नहीं लगाना है ना। गरीबी पे तो फोर्स लगाना नहीं था। गरीबी पे फोर्स लगेंगे तो क्या गरीबी चेंज नहीं हो जाएगा? गरीबी की भी स्टेट चेंज हो जाएगा भैया, है ना। मजबूरी की भी, परेशानी का भी, दुख का भी क्या हो जाएगा, सबका स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन हम उस पर फोर्स ही नहीं लगाते हैं, हम उसको और बढ़ावा देते हैं, उसको तेल वेल लगाते हैं उसके ऊपर, गरीबी पे तेल लगाते हैं कि भैया और बढ़ जा, है ना। और आजकल के बच्चे 15-16 साल वाला को भी समझ में आ चुके हैं कि हम गरीब हो चुके हैं, है ना भैया। तो 15-16 साल के बच्चे को भी दिख रहा है कि हम बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब है। भैया तो बड़ा गरीब नहीं है, हाँ राइट।
आप जैसे लोग बहुत गरीब नहीं होते, अभी कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है, अभी सब इक्वल है। पढ़िए लिखिए, फिर बाद में पता चलेगा कि कौन कितने गरीब और कौन कितने अमीर हैं, राइट। अभी से साले दिमाग में आ गए कि हम 10वीं में ही पढ़ने से गरीब हो गए, तो हम लेंगे 8, जबकि 8 उसके पसंद नहीं है। केवल 8 वो इसलिए लेगा क्योंकि उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है। जितनी पढ़ाई में वो खर्चा कर सकता है और पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बन सकता है, उससे ज्यादा खर्चा तो वो घर कर दे, वो आरामखोर, है ना। मम्मी आज ये हो, मम्मी आज वो हो, मम्मी आज फन्ना हो, मम्मी तू ना जानी छे 18 साल के हो गेली उ, है ना। कुछ पैसा कौड़ी रही पॉकेट में, जब वो चौक पर बैठ के खबऊ, है ना। बर्गर, है ना, बर्गर पिज्जा, ये अपने यहाँ बन रहा है ना, बर्गर अंडा चाउमीन, जाके अपना लपेटना है। पता चला कि लड़के ने आज 100-200 के खा गया, और अगर पढ़ाई किया होता तो 100 रुपये में ही पढ़ लेता। आज अगर उसका पुत्र अगर किसी के जा रहा है जहाँ पे लड्डू डांस, कुत्ता डांस, बिल्ली डांस, घोड़ा डांस करेगा वो, तो पता नहीं 500 और 1000 रुपए आज वो देगा, लेकिन वो पढ़ाई करके एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। अफसोस है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है बचवा? पावर। क्या क्या है पावर, है ना। पावर, देखिए बच्चा, हम आपको पावर समझा रहे हैं। ये है ग्लास, अभी ग्लास को एग्जांपल बनाइए, है ना। हमेशा सालों तक एग्जांपल या तो क्लास में मार्कर होते हैं, नहीं तो मेरा मोबाइल। अभी मोबाइल नहीं है यहाँ पे, वो बगल में रिकॉर्डिंग कर रहा है, और मार्कर को मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, आज मैं ग्लास को ले रहा। तो ये ग्लास है, ठीक। इस ग्लास को यहाँ तक पकड़ के रखने में मुझे फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? बिना फोर्स ही लटके बेचारा, बिना फोर्स ही लटके हैं नहीं। तो इस ग्लास के ऊपर जो मैं फोर्स लगा रखा हूँ, और ये फोर्स मैं कब तक लगा कर रख सकता, मतलब कितने टाइम तक लगाकर रख सकता, ऐसे में कितना देर तक खड़ा रहूंगा, यही हमारा क्या है? पावर है। बात समझ में आ रही? किसी भी बॉडी के ऊपर आप किसी भी अमाउंट का फोर्स कितने ड्यूरेशन तक लगा कर रख सकते हैं, यही क्या है? पावर है। दिख गया, है ना। ये बोर्ड, ठीक है, मैं कितना देर तक इसको, मतलब इसे फोर्स लगा कर रखता हूँ, यही हमारा क्या है? पावर है। तो पावर इज कॉल्ड फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स अपॉन टाइम। किसी भी टाइम ड्यूरेशन में अपने किसी बॉडी के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई कर रखा है और करते हैं, वही क्या है? पावर है। लिख लीजिए इसके यूनिट लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लीजिए। न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, Newton per second is the unit of power, right? Newton per second. ठीक है छोटे, देखो यहाँ पे मतलब ISP, फोर्स का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन, न्यूटन। और टाइम का क्या? टाइम का यूनिट क्या? सेकंड। ना पढ़े हुए सब छुट्टी मार देते, बैच जिस दिन शुरू हो जाता है उसी दिन आ जाना चाहिए। तो न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट? एन से, इसको सेक से या एस से भी कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकेंड इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट निकल के आया भैया न्यूटन पर सेकेंड। तो जिस दिन पावर के बारे में पढ़ेंगे उस दिन हम आपको यूनिट ना पढ़ाएंगे, हम केवल पढ़ाएंगे आपको पावर होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और ये एक्चुअल में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीजें। यूनिट नहीं, यूनिट आज ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो पावर मेजर करना हो तो न्यूटन पर सेकंड में करे, और अगर आपको मेजर करना हो कौन प्रेशर, तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करे, है ना। ठीक है। अब कौन? अब है काइनेटिक एनर्जी। फटाफट देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी व्हाट? एनर्जी तो एनर्जी होता है। अब ये काइनेटिक क्या? एनर्जी तो एनर्जी होता है, ये काइनेटिक क्या? यांत्रिक ऊर्जा। ये कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ से पढ़ लेते? अच्छा, ये एनर्जी क्या होता है एक्चुअली, पहले ये हमको समझाया जाए। हुँ? ये एनर्जी होता क्या है, पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी पे।
एनर्जी होता है भैया कार्य करने की क्षमता, हाँ, कार्य करने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी, एनर्जी, बात समझ रहे हैं? आपकी कार्य करने की कितनी क्षमता है, यही आपकी क्या है? एनर्जी है ना, बुझाया? समझ में आया? हाँ, अब ध्यान से देखो, एनर्जी भैया होते हैं दो टाइप के, एनर्जी होते हैं दो टाइप के, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल अभी सुन लो, क्योंकि समझाने भी है ना कि काइनेटिक भी होते हैं। एनर्जी होते हैं दो टाइप के भैया, एक तो होता है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ना बुझाया? एनर्जी दो टाइप के होते हैं, एक तो मैकेनिकल एनर्जी और एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो बचवा जो मैकेनिकल एनर्जी रे संतोष भाई, कितने लिखते हैं, सुन भी लो मैं कुछ बोल रहा। हाँ, तो एनर्जी दो टाइप के होते हैं, एक तो मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो बचवा जो ये मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, ये दो टाइप के होता है। अब मैकेनिकल एनर्जी भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। बात बुझाया? तो मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, और नॉन मैकेनिकल एनर्जी के 6 टाइप होते हैं। कौन होते हैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं उसके भाई, उसकी जरूरत अभी नहीं है, जब होगा तो पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट हैं, एक तो काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कब कब क्रिएट होता है? जब कोई बॉडी मूविंग होता है, कोई बॉडी, एनी बॉडी इज मूविंग, देन क्रिएट्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर पंखा सर के ऊपर चल रहा है, या अगर आप दौड़ कर यहाँ से घर जाएंगे, तो दौड़ते वक्त, वक्त मतलब वक्त, राइट, तो दौड़ते वक्त जो आपके ऊपर एनर्जी डेवलप होगा, उस एनर्जी को क्या नाम दोगे? तो किसी भी बॉडी के मूविंग के कारण, किसी भी बॉडी के मूविंग के कारण मतलब एक्सेलरेशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट, एनर्जी जनरेट होता है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और मैं प्रभु हनुमान के जैसा ऐसे हाथ करके वर्षों वर्षों तक आशीर्वाद फैलाता रहूं, तो भैया इस हाथ को यहाँ तक खड़ा रखने में कोई ना कोई एनर्जी लग रहा, तो इस हाथ की टेंडेंसी को यहीं तक बनाए रखने में, इस तरह से बनाए रखने में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी की उस सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होगी, वो कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो मूविंग के कारण जो एनर्जी क्रिएट होगा वो काइनेटिक, और सिचुएशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होगा उसको पोटेंशियल। ना दिखाया, और सिर्फ आलस ही आ रहा, सोए तो रात को ढंग से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सीजन ही चल रहा है तबीयत खराब का। बात बुझाया काइनेटिक और पोटेंशियल का? तो काइनेटिक कब आएगा? मोशन में आएगा, मोशन के कारण, ठीक है। तो भैया मोशन में कौन आएगा? जो बॉडी होगा, जो बॉडी ना होगा क्या वो मोशन में आएगा? अरे बात समझ रहे हो? तो बॉडी होगा तो मास होगा, तो कोई भी मास अगर मूविंग में आ जाए तो भैया काइनेटिक एनर्जी तो आएगा। लेकिन आप इससे पहले पढ़े थे कि मास को अगर मूव कर दो तो मोमेंटम आ जाता है, मास को अगर मूव कर दो तो क्या आ जाता है? मोमेंटम आ जाता है। लेकिन इसी को थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है। ये है मास कैचिंग, ठीक, इसमें इम्पल्स भी आया, मोमेंटम भी आया, अब काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर हुए होंगे, है ना। मैं यहाँ से वहां तक फेंका, तो फेंकने के लिए वो आपके यहाँ तक पहुंच गया, तो भैया यहाँ उस मार्कर पे वर्क हुआ ना हुआ? वर्क ना हुआ तो भाई यहाँ से चल के वहां पे चला कैसे गया? तो वर्क हुआ, तो वर्क हुआ तो एनर्जी भी लगा होगा। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीपल, राइट। कैसे मास और एनर्जी का मल्टीपल? तो ध्यान से देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसे मिटाई देता हूं,